अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ मॉडर्न पीरियडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल। क्योंकि आपने देखा कि पीरियड टेबल कैसे इवॉल्व हुआ डॉबनेट ट्रायड से लेके न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के बाद मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल जो बहुत ही वेल इक्विप्ड पीरियडिक टेबल है, जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बिल्कुल करीब है। मेंडलीव्स पीरियड टेबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से जितने सारे प्रॉपर्टीज़ मेंडलीव ने उसमें स्टडी की हुई थी, तो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उसने ग्रुप्स बना लिए थे। तो वैसे ही ग्रुप्स मॉडर्न पीरियड टेबल में भी है, लेकिन बेसिक फंडामेंटल चीज़ जो है जो सारे साइंटिस्ट ने इससे पहले ये बताया था कि पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ द एलिमेंट्स और द प्रॉपर्टीज़ ऑफ देयर एटॉमिक मास, जो कि साबित नहीं हुआ। The periodic properties of the elements are not the periodic function of their atomic mass। हाँ, एटॉमिक मास के साथ उनको बिल्कुल कम ही लेना देना है। एटॉमिक मास और पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ जो है, फॉर एग्जांपल आयनाइजेशन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़, तो ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्राइड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड्स, फॉर्मेशन ऑफ हेलोजन के साथ मिलना जुलना, उनके साथ ये कॉम्बिनेशन और ज़ीरो ग्रुप एलिमेंट्स का बिल्कुल इनर्ट रहना, ये एटॉमिक मास के हवाले से इसमें कुछ लेना देना नहीं है। इन्होंने ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ सॉल्व किए थे, तो प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उन्होंने ग्रुप्स बना लिए। लेकिन एक फंडामेंटल चीज़ जो उसमें बताई गई थी दैट इज़ द पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स और द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। लेकिन एटॉमिक मास के साथ उनको कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर मॉडर्न पीरियडिक लॉ वजूद में आ गया, क्योंकि जो इससे पहले थ्योरीज थी उन दिनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स जो डिस्कवर नहीं हुए थे अच्छी तरह, उन पे रिसर्च नहीं हुआ था। तो जब मोज़ले ने एक स्टडी किया, उसने देखा कि जो एक्स-रेज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कैथोड रेज़ या फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी एटम, मेटल एटम या किसी एटम पे हम टारगेट कर देंगे, दीज फास्ट रेज दे रिमूव द इनर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इनर शेल्स ऑफ द एटम। फॉर एग्जांपल के शेल से हम कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम का हम के शेल से इलेक्ट्रॉन भगा देंगे, तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, दे कम डाउन एंड ऑक्यूपाई दोज होल्स। तो मीनवाइल द एक्सेस एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। तो इन एक्स रेज़ की फ्रिक्वेंसी मैंने पहले भी बताया था आपको कि दीज रेडिएशंस दे हैव ए वेवलेंथ, दे हैव फ्रिक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड पर सेकंड एंड वेवलेंथ इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रस्ट्स और ट्रफ्स। तो इन रेडिएशन को इन्होंने स्टडी किया, जितने सारे एक्सरेज निकले इनकी अलग अलग रेडिएशन है। एक्सरे का एक अलग स्पेक्ट्रम है, हर एक रेडिएशन, हालांकि जो स्पेक्ट्रम है गामा रे है, एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट रेज है, फिर है विजिबल है, इंफ्रारेड है, माइक्रोवेव है, ये सारे रेडिएशन का स्पेक्ट्रम जो है हर एक ग्रुप में अलग अलग एक अपना स्पेक्ट्रम भी है। फॉर एग्जांपल विजिबल का जो स्पेक्ट्रम है उसमें भी विजिबल के अंदर एक अपना एक स्पेक्ट्रम है। जैसे आप यहाँ देखते हैं, यहाँ स्पेक्ट्रा यहाँ किसी चैप्टर में दिया हुआ था, एवरी स्पेक्ट्रम इज़ इटसेल्फ एन इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम। तो चलो छोड़ो, तो लिहाजा मुझे ये बताना है आपको कि एक्सरे जो है, एक्सरे दे आर वेरी हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस, इनके अंदर भी एक स्पेक्ट्रा है। फॉर एग्जांपल अगर एल शेल से इलेक्ट्रॉन जंप करता है यहाँ के शेल पे, तो उसकी अलग फ्रिक्वेंसी होगी और बाकियों की अलग फ्रिक्वेंसी होगी। अगर बाहर से आएगा, जितनी एनर्जी गैप होगी उतनी उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। सो एक्सरेज इटसेल्फ हैज़ इट इज़ ओन फ्रिक्वेंसी। जब इन्होंने स्टडी किया, मोज़ले ने स्टडी किया कि उसने देखा कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशंस, फ्रिक्वेंसी ऑफ दोज एक्सरेज इमिटेड फ्रॉम द एटम्स, जब उसने उसको प्लॉट किया किसके साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, ही गॉट ए स्ट्रेट लाइन। जब उसने उसी फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस को, उसी फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरेज जितने सारे एटम्स से निकले उनको उसने प्लॉट किया मास नंबर के साथ, it was not a straight line. There was no there were no linearity, there were no close relation between the atomic mass and the frequency of the X-rays emitted.
उसने क्या किया, उसने देखा कि देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन ऑफ दीज एक्स रेज विद द एटॉमिक नंबर. When he plotted square root of the frequency of the radiation with the atomic number of that element, of subsequent elements, he got a straight line. He found that there is some relation. He found that there is some relation between the frequency and the this atomic number. क्या हुआ एक्चुअली ये हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है बाहर वाले ऑर्बिटल से अंदर वाले ऑर्बिटल्स पे, एक फ्रीक्वेंसी इमिट हो जाती है, एक एक्सरे इमिट हो जाती है. हर एक्सरे की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है. जहाँ से जंप करेगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का लिथियम का इलेक्ट्रॉन बाहर से जंप करेगा के वाले शेल पे, एल शेल से के शेल पे, तो एक फ्रीक्वेंसी इमिट करेगी. अगर वो इलेक्ट्रॉन इसी तरह दूसरे शेल से करेगा दूसरे वाले पे, तो अलग फ्रीक्वेंसी होगी. तो इन्होंने ये स्टडी किया कि इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी के हवाले से दे आर हैविंग स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स, दे आर हैविंग स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. हर इलेक्ट्रॉन का एक स्टेटस है, एक जगह पे, एक लेवल पे. तो उसी लेवल की वजह से, उसी जगह की वजह से, उसी एनर्जी की वजह से ये अलग अलग ये एनर्जी की रेडिएशन इमिट कर रहा है. तो लिहाजा उसके दरमियान और एटॉमिक नंबर, उस फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के हवाले से कोई रिलेशन है. फिर उन्होंने देखा कि देयर इज़ अ ट्रेंड कि एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं. अगर स्क्वायर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका स्क्वायर रूट को हम प्लॉट करेंगे एटॉमिक नंबर के साथ. ये मोज़ले ने किया, तो उसने एक स्ट्रेट लाइन देखी. फिर उसने उसके हवाले से इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की बात की. उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग एनर्जी है डिफरेंट लेवल्स में, जिसकी वजह से उनकी ये प्रॉपर्टीज़ है. फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वजूद में आ गया. इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इट इज़ ए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. इसमें ब्लॉक्स अलग अलग हैं. फॉर एग्जांपल एस ब्लॉक है जिनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स एस में है, पी ब्लॉक है जिनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स पी में है, डी ब्लॉक है जिनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स डी में है, एफ ब्लॉक है जिनके आउटर इलेक्ट्रॉन्स एफ में है. सो इट हैज़ ब्लॉक्स, इट हैज़ डिफरेंट, मतलब इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से ही हमें पता चलता है कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़, इस एटम की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी. फॉर एग्जांपल अगर लास्ट वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वी से दैट दे आर अल्कली मेटल्स. डॉबरनेर ने, न्यूलैंड और मेंडलीफ और सबों ने ऐसे ग्रुप को ऐसे ही रखा था, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उनकी ये प्रॉपर्टीज़ देख ली थी, फिर उनको ग्रुपिंग की थी. लेकिन जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ था, उन्होंने बताया था कि ये प्रॉपर्टीज़ इनका ऐसे दिखाना ये मास से रिलेट है, हालांकि मास से उनका कोई लेना देना नहीं था. इट वाज बिकॉज ऑफ द चार्ज ऑफ द एटम. ये इनका उन्होंने बताया था कि एक्चुअली जितने प्रोटॉन्स एटम में होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स है. एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन्स दिस. इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की वैलेंसी क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, कि आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी कितनी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी कितनी है, उसी के हवाले से फिर इनकी ये प्रॉपर्टीज़ बनते हैं. मिसाल के तौर पर अल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन देते हैं. जब ये एक इलेक्ट्रॉन देंगे, चूँकि जो चाल्कोजिन फैमिली है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, उनकी प्रॉपर्टीज़ ये है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं. जाहिर सी बात है, अगर अल्कली मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चाल्कोजिन फैमिली जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ऑक्सीजन की फैमिली. तो जाहिर सी बात है ये 2 उनके एक एलिमेंट इसे एटम से मिलेंगे. सो दे विल फॉर्म Na2O, K2O. ऐसे ही इसी तरह दूसरी वाली फैमिली जो है, अगर हम लेंगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इनको अगर मिलना होगा चाल्कोजिन फैमिली से के साथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम के साथ. ज़ाहिर ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, इनके 2 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एस ऑर्बिटल में, लास्ट वाले. तो इनकी ये एस ब्लॉक में सेकंड ग्रुप है, तो इनके लास्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो एस में है. दे कैन आयोनाइज दोज इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी. वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और ऑक्सीजन फैमिली 2 इलेक्ट्रॉन पकड़ सकते हैं. लिहाजा इनका 2 देना, उनका 2 पकड़ना, एक एक की बंधन इनमें है. तो इसीलिए ये बनता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO,
इसी तरह ये एक एलिमेंट उनका और एक एलिमेंट इनका, ये सारे के सारे ये ऑक्साइड्स का फार्म बनाना, ये हाइड्राइड्स का फार्म बनाना। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन फैमिली लेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस्टेटीन, एंटीमोनी, बिस्मथ। नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, हाइड्रोजन का एक ही इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन मिलते हैं, NH3। इसी तरह नाइट्रोजन के बाद फास्फोरस आता है, PH3। ऐसे इनकी फैमिलीज़ हाइड्राइड्स जब हाइड्राइड्स के साथ मिलेंगे, 3 के साथ मिलेंगे। सो दिस प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड एंड द प्रॉपर्टीज़ वर एक्सप्लेन्ड फुली। तो फिर और ये मेंडलीफ की बहुत ही वर्क है, उसने बहुत अच्छा वर्क किया था। तो उसके पजीराई बहुत है, आज भी उसकी पजीराई में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि सी बोर्ज वाज ए वेरी बिग केमिस्ट, और अमेरिकन केमिस्ट थे। उसने 2 एलिमेंट्स डिस्कवर किए हैं। उसका एक का एटॉमिक नंबर 101 है, दूसरे का 106 है। 106 वाले दोनों को उसी ने डिस्कवर किया है। और उसने पहला वाला जो 101 वाला एलिमेंट डिस्कवर किया, उसने बताया कि नहीं, मैं इसको मेंडलीवियम नाम दे दूंगा, क्योंकि मेंडलीव ने बहुत सारा काम किया है पीरियोडिक टेबल पे, जिसने जो वो बहुत ही मुतासिर हुआ था कि इसने ईका, अल्मोने और ईका, ये 2 एलिमेंट्स की गैप्स रखे थे। फिर उनका डेंसिटी, इनका एटॉमिक नंबर, उनका मास नंबर, उनका सारा कुछ बता दिया था। उससे बहुत ही मुतासिर हुए थे। उसने बताया कि नहीं, ये 101 एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर डिस्कवर हुआ है, इसको मैं ये मेंडलीवियम ही नाम रखूँगा। तो फिर मेंडलीव ने रखा। फिर उसने दूसरा एलिमेंट डिस्कवर किया है 106 वाला, उसको नाम रखा है उसको अपना नाम, उससे बाकी साइंटिस्ट ने बताया कि ये आपके नाम से ही रहेगा, सीबोर्जियम उसका नाम है। तो ये दूसरी बात है। कहना मुझे ये है कि मेंडलीव ने बहुत काम किया है, लेकिन जो फंडामेंटल चीज़ देखी गई, मोज़ले ने जो बताया कि नहीं, स्क्वायर रूट ऑफ रेडिएशन जो है, स्क्वायर रूट ऑफ द फ्रीक्वेंसी एक्स रेज इमिटेड, इनको अगर हम एटॉमिक नंबर के साथ प्लॉट करते हैं, वी गेट ए स्ट्रेट लाइन नॉट विद द मास नंबर। फिर ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ यही आया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स, जितने सारे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, और पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर नॉट एटॉमिक मास। फिर इसको हम पीरियोडिक लॉ भी कहते हैं। फिर एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वजूद में आ गया, जिसके 18 ग्रुप्स हैं। IUPAC ने बताया कि नहीं, इसको हम 1 से शुरू करेंगे 18 तक सीधे। जैसे पहले नाम थे फर्स्ट ए, सेकंड ए, 7A तक, फिर B बीच में थे, फर्स्ट B, सेकंड B। ऐसे A और B की क्राइटेरिया इन्होंने ख़त्म कर दी। और 0 ग्रुप लास्ट वाला जो था, इनर्ट ग्रुप कुछ ना कहते थे, नोबल गैसेज, इनर्ट गैसेज, 0 ग्रुप, इन्होंने बताया नहीं, एट ए स्ट्रेच वी विल कीप देम इन द 18 वर्टिकल कॉलम्स एंड नेमिंग देम फ्रॉम 1 to 18। और हॉरिजॉन्टल रोज जो है 7 हैं, सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स। ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो नया वजूद में आया। तो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 100 ग्रेटर देन 100। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये क्योंकि जो एलिमेंट्स आज डिस्कवर हो रहे हैं, इनमें बहुत ही टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, because some elements are discovered whose lifetime is less than a microsecond. So it requires very sophisticated, labs having higher precision, higher accuracy, which is not available in all the countries. So इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट्स साइमल्टेनियसली कोई किसी एलिमेंट को डिस्कवर करते हैं, देन दे क्लेम दिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड बाय दिस और दिस, दैट इट बिकम्स ए controversial which scientists have discovered a particular element when they are discovered simultaneously in 2 countries. So it becomes a controversial thing. फिर साइंटिस्ट्स एक जगह जमा हुए, बहुत सारी जगहों पे ये हुआ है, तो हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इट वाज डिबेटेबल, ये कंट्रोवर्शियल बना था कि ये एलिमेंट किसने डिस्कवर किया। फिर IUPAC ये जो केमिस्ट्स हैं, ये बैठते हैं किसी जगह पे, कोई उनकी कॉन्फ्रेंस हुआ करती है,
तो फिर वहाँ उन्होंने बताया कि नहीं, जो 100 से ज़्यादा 100 के आगे जिनका एटॉमिक नंबर है उनके लिए हम एक IUPAC सिस्टम बनाएंगे नाम देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही चलो ये ख़त्म कर देते हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने नाम रखा 0 1 2 3 4 9 के लिए। 0 को उन्होंने बताया कि उसका नाम देंगे हम नील और रिप्रेजेंट करेंगे N से। इसी तरह 1 के लिए अन, 2 के लिए भाई, बी से रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ये टेबल आप देख रहे हैं। 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए कॉर्ड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए एन। ये वो नया नॉमेनक्लेचर है जो मिलता जुलता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ, लेकिन इट इज़ ए बिट डिफरेंट। फिर इन्होंने देखा कि जितने सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं 100 के बाद, फॉर एग्जांपल 101 जो है इसका नाम है, ये सीबोर्ज ने डिस्कवर किया था, अमेरिकन साइंटिस्ट ने, लेकिन उसने कंट्रीब्यूशन देखा था मेंडलीफ का बहुत ज़्यादा। उसने बताया था कि इसका नाम देंगे मेंडलीफियम, तो MD इसकी सैम्पल भी रखी थी। तो इसी तरह 106 जो है सीबोर्ज ने फिर दूसरा एलिमेंट डिस्कवर किया, ये इसका नाम है सीबोर्जियम, SG है इसकी सैम्पल। लेकिन IUPAC ने बताया कि बहुत सारे साइंटिस्ट आए कि हमने ये इस एलिमेंट डिस्कवर किया साइमल्टेनियसली। 2 साइंटिस्ट्स और 3 साइंटिस्ट केम फ्रॉम 3 कंट्रीज एंड क्लेमिंग द डिस्कवरी फॉर एन एलिमेंट हुज लाइफ टाइम इज़ वेरी लेस देन सेकंड। तो उनके उस कंट्रोवर्सी को ख़त्म करने के लिए फिर साइंटिस्ट्स यूनानिमसली उन्होंने ये डिसाइड किया कि लेट अस डिवाइज अ मैकेनिज्म टू नेम द एलिमेंट्स। ज़रूरत नहीं है कि साइंटिस्ट जो डिस्कवर करेगा ये कोई अब हार्ड टास्क नहीं रही है एलिमेंट को डिस्कवर करना। अब इनको एक सिस्टमेटिक नाम देंगे। उन्होंने बताया कि फॉर एग्जांपल ये 101 है इसका नाम, क्योंकि 1 को उन्होंने अन नाम दिया, 0 को नील दिया, 1 को अन। सो इसको नाम हम देंगे अनिल अनियम, UNU। इसी तरह 1 जहाँ भी होगा अन, 0 जहाँ होगा नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाय, 3 के लिए ट्राई, जो पहला वाला टेबल है। इसी तरह 102 अनिल बाइयम, UNB। इसी तरह 103 अनिल ट्राइयम, 1 नील कॉड्रियम, 1 नील पेंटियम, 1 नील हेक्सियम, अनिल हेक्सियम, अनिल सेप्टियम, अनिल ऑक्टियम, अनिल इनियम। नोनियम नहीं है इसके लिए। ऑर्गेनिक में जब वहाँ नोनियन आप नाम देते हैं। इसी तरह डिकेन वहाँ देते हैं, अनडिकेन, यहाँ वो नहीं है। ये इसी तरह यहाँ अनिल, फिर यहाँ 101 वहाँ हम देते थे डीका, अनडीका, डोडिका, यहाँ अनिलियम, अनिलियम 110 के लिए, क्योंकि 1 है अनिलियम। इसी तरह 111 है अनियम, 112 है अन बाइयम, अन ट्राइयम 113 है, 14 के लिए एक अन कॉड्रियम, अन पेंटियम, अन हेक्सियम, अन हेप्टियम, अन ऑक्टियम। ऐसे ही इन्होंने बताया, एक डिवाइस किया। इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल होगा 250, उसके लिए क्या नाम देंगे? 250 ज़रा आप गौर कर लीजिए, 250 के लिए देंगे बाई पेंट नीलियम, बाईपेंटनिलियम। अब एक ये डिवाइस कर लिया है इन्होंने पहले ही, और इनकी सैम्पल्स भी रखे हैं। थोड़ा सा यहाँ जानकारी देंगे कि जो 101 को मेंडलीफ ने डिस्कवर किया, सीबोर्ज ने डिस्कवर किया लिया, तो फिर इसका नाम दिया था मेंडलीवियम। 102 नोबिलियम है, 103 है लॉरेंसियम, 104 है रुथरफोर्डियम, 105 है डुबनियम, इसी तरह सीबोर्जियम, 107 है बहोरियम, 108 है हेजियम, 109 है इसी तरह ये जो कुछ एलिमेंट्स है ये इन्होंने डिस्कवर नहीं किए हैं, उनके नाम पे रखा गया है इनका नाम। तो ये इनकी ट्रेडिशनल सिंबल्स है, ये इनका IUPAC सिंबल्स है। दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जितने 101 के बाद जो भी एलिमेंट्स आते हैं अब कोई भी डिस्कवर कर लेगा। अब ये कंट्रोवर्शियल नहीं रहा है, अब इनका नाम यही रहेगा एज पर द IUPAC नॉमेनक्लेचर। मैंने इससे पहले भी 2 लेक्चर दिए थे, बदकिस्मती से मेरे यूट्यूब में ये आया था एक अपडेट, मैंने उसको अपडेट किया। बदकिस्मती से पिछले 2 लेक्चर वहाँ पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गए। आई एम सॉरी फॉर दैट।